जैसा कि बच्चों जानते हैं कि सीजीएल का एग्जाम बहुत करीब आ गया है और ज़रूरत है सीजीएल में जीएस के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करने की। तो ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण के बारे में आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम ईरानी आक्रमण। जिस समय मगध के राजा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, उसी समय ईरान के हकमानी शासक भी अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा प्रथम को हुआ था, जो साइरस का उत्तराधिकारी था। दारा प्रथम के 3 अभिलेख थे। एक था बेस्तून, दूसरा था पर्सिपोलस और तीसरा था नक्शे रुस्तम। से यह सिद्ध होता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकृत किया था। उसने पंजाब, सिंधु नदी के पश्चिमी के क्षेत्रों और सिंध के कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह क्षेत्र फारस का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बन गया। फारस साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे, मतलब फारस साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। भारतीय क्षत्रपी में सिंधु पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत व पंजाब के सिंधु नदी का पश्चिमी भाग सम्मिलित था। अब हम जानेंगे कि संपर्क के परिणाम क्या हुआ था। तो ईरानी लिपिकार भारत में लेखन का विशेष रूप ले आए, जो आगे चलकर खरोष्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह लिपि अरबी की तरह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के भी मिले हैं, जिसमें ईरान के साथ व्यापार होने का संकेत मिलता है। अशोककालीन स्मारक विशेषकर घंटा के आकार के गुंबद कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। अशोक के राज्य देशों की प्रस्तावना और उनमें प्रयुक्त शब्दों में ईरानी प्रस्तावना व उनका प्रभाव देखा जा सकता है। ईरानियों की सहायता से ही यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी मिला था। याद रखना, ईरानियों की सहायता से ही यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति का जानकारी मिला था। तो हम जानते हैं सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण। हम जानते हैं सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण। तो एक था लेखक जिसका नाम था अरिस्टोब्यूलस। उनके समय को भी याद रखना, 327 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक। उसके बाद एक और लेखक थे ओनो सेक्रिट्स। याद रखना, ओनो सेक्रिट्स। वो लिखे हैं सिकंदर के जीवनी के बारे में। एक और थे नियार्कस, जो स्ट्रेबो व एरियन विवरण की रचना किया था। 327 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व में स्ट्रेबो व एरियन विवरण, मतलब एरियन का विवरण लिखा था। सिकंदर के संक्षिप्त जीवनी के बारे में जानते हैं। तो याद रखना कि उनका जन्म 356 ईसा पूर्व में। पिता फिलिप द्वितीय, जो मकदूनिया का शासक, सिंहासनरोहण 336 ईसा पूर्व में 20 वर्ष की उम्र में हुआ था। भारत विजय प्रस्थान 326 ईसा पूर्व में। भारत से स्वदेश प्रस्थान 325 ईसा पूर्व में। भारत में रहने की अवधि 19 महीना। मृत्यु 323 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। कितना साल में? 32 साल में। याद रखना, इतिहास के पिता कहे जाने वाले कौन? हेरोडोटस। और
अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देशों के रूप में किया था। इसी वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ था। ईसा पूर्व 4वीं सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए यूनानियों और ईरानियों के मध्य संघर्ष हुआ। सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने आखिरकार ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया, जिसके पश्चात सिकंदर भारत की ओर बढ़ा। सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण उसकी धन प्राप्ति की लालसा थी। याद रखना, सिकंदर के बाद लेखक कौन कौन आए थे, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। तो उनके बाद ये डायमेक्स आया था, डायोनियस आया था, मेगास्थनीज आया था, पोलिबियस आया था, पेट्रोक्लीज आया था, पेरिपल्स आया था जो यूनान के था, प्लिनी आया था, एरियन आया था, टॉलमी, स्ट्रेबो और एक एरियन आया था। जो याद रखना, जो एरियन आया था वो रचना किया था अ कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री। अब याद रखना, जो सिकंदर था वो खैबर दर्रे से होकर भारत आया था। उसने अपना पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा अंभी और पोरस के विरुद्ध किया था। तक्षशिला का राजा अंभी और पोरस सुविख्यात राजा थे, जिनका राज्य झेलम और चिनाब नदी के मध्य पड़ता था। वे दोनों संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके और न ही खैबर दर्रे पर कोई प्रतिरक्षण था। तक्षशिला के शासक अंभी ने सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया। थोड़ा सा जान लेना कि झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया था। हाइडेस्पिज, पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को राज्य वापस कर दिया और उसे अपने सहयोगी बना लिया। पोरस के बाद सिकंदर ने ग्लोग निकाय व कठ जातियों को पराजित किया था। सिकंदर व्यास नदी की सीमा तक पहुंचा था। यह पूर्व की ओर भी बढ़ना चाहता था, परंतु उसकी सेना ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यूनानी सैनिक लड़ते लड़ते थक गए थे और बीमारियों से ग्रसित हो चुके थे। यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा है कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। याद रखना, यूनानी सैनिकों को यह ज्ञात था कि गंगा के तट पर एक शक्तिशाली साम्राज्य है। मगध पर नंद वंश का शासन था और उसकी सेना सिकंदर की सेना से कहीं अधिक विशाल थी, जिसके कारण सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने तथा युद्ध करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। इस प्रकार वह राजा जो अपने शत्रुओं से कभी नहीं हारा, परंतु अपने ही लोगों से हार मानने को विवश हो गया था। वह भारत में लगभग 19 महीने मतलब 326 से 325 ईसा पूर्व रहा और इस दौरान वह हमेशा युद्ध में लगा रहा। वापसी के समय सिकंदर सेना सिंधु नदी के मुहाने पर दो भागों, एक होता है जलमार्ग जो नियार्कस के नेतृत्व में था और दूसरा था स्थल मार्ग जो किरटेरस के नेतृत्व में था। दोनों बट गए थे। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी।
उसने अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया और 3 यूनानी गवर्नर स्थानीय शासकों के हाथ में सौंप दिया। सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे, जिसमें पहला नगर बुक्केफाला याद रखना, झेलम नदी के किनारे, तथा दूसरा निकैया नगर था, जिसे उसने फोरस पर विजय की स्मृति से बसाया था। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम। अब जानते हैं सिकंदर के आक्रमण के परिणाम के बारे में। इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना थी। सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्ग और जलमार्ग का द्वार खुल गया था। भारत में गांधार शैली की कला, जिसका विकास 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, यह यूनानी प्रभाव की ही परिणाम है। इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ तथा व्यापार की तत्कालीन सुविधाएं बढ़ी। आक्रमण के परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में यूनानी उपनिवेशों स्थापित हुए और उनमें झेलम के तट पर बुकेफला और सिंधु के तट पर सिकंदरिया का अधिक महत्व था। सिकंदर के इतिहासकार मूल्यवान भौगोलिक विवरण छोड़ गए हैं। सिकंदर के इतिहासकार मूल्यवान भौगोलिक विवरण छोड़ गए हैं, जिसमें उन्होंने सिकंदर की अभियान का तिथि सहित इतिहास लिखा है। इससे हमें भारत में हुई घटनाओं का तिथि क्रम इतिहास तैयार करने में सहायता मिलती है। सिकंदर के इतिहासकार हमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। वे हमें सती प्रथा, गरीब माँ बाप द्वारा अपनी पुत्रियों को बेचने और पश्चिमोत्तर भारत के उत्तम नस्ल वाले गाय बैलों के विषय में बताते हैं। पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्य की सत्ता को नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्र याद रखना, पहला विजित क्षेत्र था सिंधु व झेलम का भाग, जो तक्षशिला के शासक अंभी के साथ हुआ था। दूसरा झेलम व व्यास नदी का भाग, जो पोरस राजा के साथ। तीसरा सिंधु का उत्तरी व पश्चिमी भाग फिलिप के साथ। और चौथा सिंधु का निचला भाग पिथौन के साथ। सिकंदर की इस कार्य ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन दिया। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी आसानी से इन प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार यदि पूर्वी भारत में उग्रसेन या महापद्म मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज रहा, तो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर स्वयं उस सम्राट का अग्रदूत था। सिकंदर से पूर्वी यूनानी लेखकों का विवरण जानते हैं हम लोग। तो ये हम जानेंगे कल। आज के लिए इतना ही। और बच्चों, जैसा कि सीजीएल का एग्ज़ाम हम लोग को बहुत करीब आ गया है और इस आवाज़ से हम लोग खेलते कूदते याद करेंगे इतिहास को और पॉलिटिकल साइंस को सही तरीक़ा से याद करेंगे। इसमें सही तरीक़ा से हम आप लोग को बता दिए हैं, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और सीजीएल का एग्ज़ाम आते आते तक आप लोग को जीएस कंप्लीट हो जाएगा।